का स्वागत है। 22 साल के एक लड़के ने आजकल गुजरात से लेकर दिल्ली तक की सरकार को हिलाकर रखा है। पटेल समाज का नेता बना ये नौजवान आज लाखों लोगों की रैली करने के बाद अहमदाबाद में भूख हड़ताल पर बैठ गया। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को इसने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर इस दौरान पटेल समुदाय को ओबीसी की श्रेणी में आरक्षण नहीं मिला, शामिल नहीं किया गया, तो इसके परिणाम, इसके नतीजे गंभीर होंगे। इस लड़के का नाम है हार्दिक पटेल, जो अगुवाई कर रहा है गुजरात के पाटीदार समुदाय का, जो वहां की आबादी का 20% है। लेकिन हार्दिक पटेल कहता है कि देश भर में उनकी संख्या 27 करोड़ है और अगर उन्हें उनका हक यानी आरक्षण नहीं दिया गया तो बीजेपी का कमल ना गुजरात में खिलेगा और ना ही देश में। क्या ये ब्लैकमेल है या कोई राजनीतिक ताकत है हार्दिक पटेल के पीछे, या ये मांगे जायज हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले नजर इस रिपोर्ट पर। जय सरदार, 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 जय सरदार। अगर दोगे तो प्यार से लेके, नहीं तो छीन लेना हमें भी आता है। गुजरात के अंदर जो पाटीदार हित की बात करेगा वही पाटीदारों पे राज करेगा, वरना कोई नहीं। इन लोगों के हृदय पर, इन लोगों के दिल के पर एक भी तर का चोट आया है ना, तो उखाड़ कर फेंक देंगे सभी को। गुजरात के 22 साल के पाटीदार समाज के नेता हार्दिक पटेल की सुमकार ने गुजरात सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक की नींद उड़ा दी है। पाटीदार समाज को पिछड़ी जाति में शामिल करने की मांग को लेकर हार्दिक पटेल ने अहमदाबाद में आज विशाल क्रांति रैली के नाम से एक बड़ी रैली की। पटेलों को आरक्षण देने की मांग को दोहराते हुए हार्दिक पटेल ने केंद्र सरकार को आगाह किया कि जो पाटीदार समाज की सुनेगा वही राज करेगा। हमने वर्षों से कहा है कि गुजरात के अंदर जो पाटीदार हित की बात करेगा वही पाटीदारों पे राज करेगा, वरना कोई नहीं, चाहे वो कोई भी हो। हमने बनाया है प्रतिनिधि गुजरात के, हमने बनाया है प्रतिनिधि केंद्र में। हमसे ऊपर वो है सिर्फ बंधारण को चेंज करने के लिए नहीं, हमारी तारीफदारी करने के लिए, हमारी सेवा के लिए। अपनी मांगों को लेकर हार्दिक पटेल ने गुजरात सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है अगर मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल खुद आकर ज्ञापन नहीं लेती तब तक वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और 48 घंटे के बाद अगर हालात बिगड़े तो उसकी जिम्मेदार गुजरात सरकार होगी। हम अभी उपवास पर बैठे जब तक गुजरात के सीएम यहाँ आकर हमारे आवेदन पत्र ना स्वीकार ले और हमारी मांगे पूरी ना किए, तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे उपवास पर। दरअसल हार्दिक पटेल के इस कड़े तेवर के पीछे गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का वो बयान है जिसमें आनंदीबेन पटेल ने साफ कर दिया था कि पाटीदार समाज को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण देना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्टના ચુકાદાઓના આધારે એસસી, એસટી અને ઓબીસીની અનામતની ટકાવારીમાં આપણે કોઈ ફેરફાર કરી શકીએ તેમ નથી અને 50%થી વધારે અનામત નામદાર કોર્ટના ચુકાદાઓને કારણે આપી શકવાના પણ નથી। પણ આપ જાણો જ છો, આપની આ સરકાર એટલે જ અનામત મુદ્દે કોઈ ઠાલા વચનો આપવા માંગતી નથી। कुछ पार्टियां कहती है भाई तुम लोगों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं मालूम, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अगर एक आतंकवादी के लिए रात को 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल सकती है तो इस देश के भविष्य के युवा के लिए नहीं। उधर पाटीदार समाज की आरक्षण की मांग के विरोध में ओबीसी एकता मंच ने भी मोर्चा खोल दिया है। ओबीसी एकता मंच का आरोप है कि पटेल समुदाय पहले से आगे है, ऐसे में ओबीसी की मांग जायज नहीं। तो उधर हार्दिक पटेल ने सियासी दल से न जुड़े होने के दावे के बावजूद अपने मन से केजरीवाल, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तारीफ में जमकर कसीदे घड़े और कांग्रेस बीजेपी को जमकर कोसा। हम भी वो केजरीवाल ने कुछ किया है ना, उस तरह तो करेंगे। हमने सबसे सीखा है, हमने मोदी साहब से भी सीखा है कि सोशल नेटवर्किंग पर अच्छा यूज करियो। कुछ लोग ने बोला भाई तुम्हारे गुजरात में तो तुम्हारा पॉलिटिकल पावर बहुत अच्छा है। मैं तो ठीक है, गुजरात में देख लिया, बिहार में नहीं देखा, नीतीश कुमार हमारा है। आंध्र प्रदेश में नहीं देखा, चंद्रबाबू नायडू हमारा है। बेशक पाटीदार समाज के नेता होने का दावा करने वाले हार्दिक पटेल को पटेल समाज का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से हार्दिक पटेल ने केजरीवाल, नीतीश की तारीफ की है उससे ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या हार्दिक पटेल गुजरात के केजरीवाल बनने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहा है क्या भीड़ जुटाकर हार्दिक पटेल मोदी की विरासत को हिला देंगे। सदन का चला देंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। जहाँ रावण पैदा हुआ है वहाँ कभी रावण पैदा नहीं होने देंगे। और बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल, जेडीयू के अजय आलोक, हार्दिक पटेल के सहयोगी, इस आंदोलन में शामिल चिराग पटेल, और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी हैं। अब जो ये मैं रिपोर्ट दिखा रहा था और जो अंदाज था बोलने का हार्दिक पटेल का, 90 के दशक में एक फिल्म आई थी क्रांतिवीर, न मालूम आप में से कितने लोगों ने देखी। उसमें मुख्य भूमिका थी नाना पाटेकर की। चिराग, जो आज बोल रहे थे ना हार्दिक, मुझे कुछ कुछ नाना पाटेकर वाला अंदाज दिखा, हावी होता दिखा। ये आंदोलन आप इसे कह रहे हैं, मैं अगर कहूं ये आंदोलन नहीं, आप सरासर ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैं गलत हूं क्या? ये ब्लैकमेल कहाँ से हुआ सर? हमारे समुदाय में जो लोग बिछड़े हैं उनके लिए हम निकले हैं, तो कहाँ से ब्लैकमेल हुआ इनका? नहीं, हमारे आप समुदाय जो में शब्दावली 90% इस्तेमाल लोग कर गरीब रहे हैं, हैं, तो हम कहाँ से चिराग, ब्लैकमेल का लेकर निकले? आप युवा हैं, आप जो शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हाँ। नहीं दोगे तो छीन लेंगे, छीनना भी आता है। हमारे साथ 25 लाख लोग हैं, वो तो आपको मालूम है हम ना, हिला जब देंगे, पाटीदार हम सड़क पे- सरकार गिरा अरे देंगे। मेरी बात सुनिए, ये जब- धमकी, ये ब्लैकमेल नहीं तो क्या है? वो सही नहीं, ये ब्लैकमेल नहीं, हम सही बोल रहे हैं कि जब पाटीदार रोड पे निकला है ना, तब कुछ उथल पथल हुआ है। 1984 में भी पाटीदार रोड पे निकला था तो कुछ उथल पथल हुआ था। आज 2015 में भी पाटीदार रोड पे निकला है तो कुछ होने वाला है। इसलिए हम आगाज करना चाहते हैं कि पाटीदार को अपना हक दीजिए, नहीं तो फिर उथल पथल होने वाला है। मतलब आप आंकड़ों के लिहाज से कि भाई हम 20% हैं या 18% हैं, गुजरात में हमारे इतने लोग हमारे साथ हैं, बहुमत की ताकत दिखा रहे हैं ना आप, आंखें तर रहे हैं सरकार की तरफ, मानो हमारी बात, वरना सरकार नहीं मानने देंगे। इसीलिए तो ब्लैकमेल कह रहा हूं मैं। नहीं, नहीं, ये ब्लैकमेल नहीं है। कोई समाज में देखिए आप, कोई भी समाज में अरे अमीर लोग भी होते हैं, मध्यम वर्ग भी होता है, गरीब भी होता है। तो कोई एक समुदाय ऐसा हो, उनको सबको आप आरक्षण दे दो तो कैसे चलेगा? हमारे समाज में भी 80-90% लोग गरीब है। एक माँ के घर का दीपक, शाम का चूल्हा भी नहीं चल रहा है, शाम को खाना भी नहीं मिल रहा है। एक गरीब खेडूत का लड़का जब पढ़ाई करने जाता है तो डोनेशन देना पड़ता है, फिर इतना लाखों रुपया डोनेशन देके भी नौकरी नहीं मिल रही। तो ये इसके मूल में आरक्षण है। इसलिए पाटीदार समाज आज अपने हक के लिए रोड पर उतरा है, वो अपना हक लेके रहेगा। चिराग, अगर मैं ये कहूं 125 के करीब विधायक हैं, 2/3 की बहुमत है बीजेपी की गुजरात में, उन 125 विधायकों में से 1/3 पटेल हैं, 40 से ज्यादा संख्या है पटेल विधायकों की। मुख्यमंत्री पटेल, गुजरात वाइब्रेंट गुजरात में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में अगर वर्चस्व है तो वो पटेल समुदाय का। डायमंड की बात करें सूरत में, और डायमंड कटिंग, मैं अमरेली की तरफ का भी जिक्र कर देता हूं, उसमें पाटीदार समाज, आपका समाज अग्रणी है। तो अगर आप ये कहने लगे मुझे कि 80-90% पटेल बहुत गरीब हैं, तो एक तो ये गले से नहीं उतरती, और दूसरी बात ये, तो आप गरीबों के लिए आरक्षण मांगिए ना, वही तो आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगिए, जातीय आधार पर आरक्षण क्यों? वही तो हम बताना चाहते हैं कि आप बोल रहे हैं कि डायमंड किंग पाटीदार है, तो उसमें नौकरी करने वाला जो डायमंड घिसता है वो भी पाटीदार है। आप स्कूल कॉलेज का बता रहे कि उसका संचालक पाटीदार है, तो उसका भोग बनने वाला भी पाटीदार है। उसी में सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में भी जो फीस भरता है ना सेल्फ फाइनेंस की, वो भी पाटीदार है। इसलिए ये लड़ाई है। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं, आर्थिक आधार पर मांगिए ना। फिर कहिए जो गुजरात में गरीब नौजवान है उसे आरक्षण दो, जातीय आधार पर आरक्षण क्यों? राजनीतिक तमाशा क्यों? राजनीतिक धमकी, राजनीतिक ब्लैकमेल क्यों? अरे नहीं, हम धमकी नहीं देते किसी को। हम वही बताना चाहते हैं कि देश का नुकसान हो रहा है। 80-90% वाला बच्चा, उसको जो नौकरी नहीं मिल रही है सरकारी में, वो विदेश चला जाता है। फिर 50% वाला डॉक्टर बन जाता है और किसी के पेट में कातर रख देता है। वही तो देश का तो नुकसान हो रहा है। आरक्षण के खिलाफ मुहिम चलाइए ना। आप तो उसी गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। ये
राजनीति वालों ने ये आरक्षण को बढ़ा दिया है। 10 साल का आरक्षण तो था, आरक्षण अभी के 7 खिलाफ साल मुहिम तक बढ़ा चलाइए दिया ना है। चिराग, अब वही ये तो राजनीति सवाल करे ना, है। उसके आप आरक्षण के खिलाफ चलाइए नहीं, ना कि वो- भाई वो- नहीं आरक्षण में नहीं, वही तो एक आदमी 40% नंबर लेता हम है, वही तो- 90% वाला उसे हम admission वही नहीं बताना मिलता। चाहते हैं 40 वाले को मिल जाता राजनेता है। को हम बताना चाहते हैं, अरे राजनेताओं को कुछ पेट में थोड़ा सा दर्द होता है ना, वो तो साल और सैलरी में वो भर्ती हो जाते हैं, कभी सिविल नहीं गए है, उसको बोले वो सिविल में अपना दाखिला कराए, उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में क्या ये सच है? तो सरकारी क्या स्कूल में ये पढ़ाए। सच है और फिर चिराग? देखिए आप चिराग, होता क्या है। ये सच है कि दरअसल पटेल पाटीदार समुदाय जो है, समाज जो है गुजरात का, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक लेउआ है, एक कड़वा है और एक अनजाना भी है। उनको तो पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है, उनको ओबीसी में पहले ही शामिल किया गया है। क्या मैं सच कह रहा हूं? नहीं, लेबा और कड़वा को आज तक ओबीसी में मैं शामिल वो नहीं उनको गया नहीं किया, और आज अनजाना को गुजरात में किया जो है। घट रहा है ना अहमदाबाद की धरती पे। हाँ, नहीं, उत्तर उसको गुजरात भी में अब तक पूरा उसको नहीं मिल रहा है, उसका हक नहीं मिल रहा है, अंजना अच्छा। को भी उसका हक नहीं मिल रहा है अभी आज तक। है ना वो ओबीसी में और शामिल। समाज में करके कोई बच्चे का जन्म लेना क्या पाप है? आर्थिक आधार जब पर क्यों बच्चा नहीं स्कूल में पढ़ने मानते? जाता है, आर्थिक उसके पास आधार वाले पर बच्चे लड़ाई को क्यों कोई नहीं शिष्यवृत्ति लड़ते? मिलती ये है, विशुद्ध उसका ड्रेस मिलता है। जी चिराग, मैंने आपको वक्त दिया। सुधांशु मित्तल, अभी तो मैं तारीफ करूंगा, पर मालूम नहीं राजनीति अजब जब खेल कराती है, और मेरा जितना तजुर्बा है उससे ज्यादा आपका है। अभी फिलहाल के लिए तारीफ करते हुए गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल का, कि अभी वो अड़ी हुई हैं, वो इस ब्लैकमेल के आगे झुक नहीं रही है। ये विशुद्ध ब्लैकमेल ही है या आप जायज मांग मानते हैं? सुधांशु। संदीप जी, इस सारे मसले के 2 पक्ष हैं। एक है कि क्या आरक्षण मिलना चाहिए और क्या आरक्षण देना संभव है। आज की स्थिति में आरक्षण देना संभव ही नहीं है, तो उसमें मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए उस पर क्या चर्चा करी जाए, और संभव क्यों नहीं है उसके कारण स्पष्ट है। देखिए, धारा 340 के तहत एक कमीशन जो है बैकवर्डनेस के लिए एक बनाना पड़ता है। वो कमीशन देखता है कि क्या ये एजुकेशनली या सोशली कोई समाज जो है बैकवर्ड है या नहीं है, और जब उसका एक कंक्लूजन निकलता है तब कहीं जाके इस विषय में आगे बढ़ते हैं। अगर आप बहुत जाट अहम आरक्षण पॉइंट उठाया के विषय पे सुप्रीम कोर्ट और इसीलिए मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी राजनीतिक समझ परिपक्वता का सम्मान करता हूं। ये सवाल मैं एक बार चिराग से पूछ लूं। चिराग, आप धमकी दे रहे हैं मुख्यमंत्री को कि हमें आरक्षण दे दो। ये जो ओबीसी कमीशन है, उनके सामने गए, ज्ञापन दिया आपने, उतनी तकलीफ उठाई? हम किसी को धमकी नहीं दे रहे। 1975 आप ओबीसी कमीशन के सामने लेकर गए अपनी मांगों को। उत्तरोत्तर आज तक 146 जाति आज ओबीसी में है, तो जब पाटीदार समाज जोड़ पे निकलता है तभी आपको परहेज होता है। आप ओबीसी कमीशन के सामने ज्ञापन लेकर गए या नहीं? मेरा सीधा सवाल है। हमारी एक ज्ञाति है काछिया पटेल, उन्होंने ओबीसी के तहत दाखिला लेने के लिए उनका 7,000 पन्नों का फाइल बनाया था, वो भी बरसों चल पहले। आप ओबीसी कमीशन के सामने गए अपनी मांगों को लेकर कि नहीं? मुख्यमंत्री बने तब मोदी ज्ञाति ओबीसी कमीशन के सामने अपनी मांगे लेकर गए कि नहीं? थी, तो वो मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने मोदी ज्ञाति को ओबीसी में डाल दिया। ओबीसी कमीशन के सामने तो नहीं गए। सुधांशु, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। देखिए, जाट आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट ने जब जाट आरक्षण को खारिज करा तो उन्होंने क्या दिया? द व्यू टेकन बाय द NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, टू द कॉन्ट्ररी इज एडिक्वेट सपोर्ट बाय गुड एंड एक्सेप्टेबल रीजंस व्हिच फर्निशेस अ साउंड एंड रीजनेबल बेसिस फॉर फर्दर कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन ऑन पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। उनका कहना है कि क्योंकि जाट आरक्षण में नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी ने उस चीज को नहीं माना, इसलिए केंद्र सरकार ने जो ये आरक्षण दिया वो संभव नहीं है और गलत है, और उसको गैर कानूनी मान दिया। तो प्रश्न क्या आता है? प्रश्न ये आता है कि हर एक चीज की एक प्रक्रिया है यहाँ पे। ये गैर वाजिब। सर देखिए, अब घुमाइए मत, मैंने बहुत वक्त दे दिया अब आपको। अब मैं सीधी पॉलिटिक्स पर आता हूँ। पार्टनर, ये पॉलिटिक्स क्या है बीजेपी की पार्टनर, और आप समझ रहे हैं संदर्भ क्या है। मैं आपका कोई इस तरह से डिसरिस्पेक्ट नहीं शो कर रहा हूं आपको पार्टनर कह के। पार्टनर, आपकी पॉलिटिक्स क्या है ये बताइए। हमारी इसमें राजनीति क्या हो सकती है? एक समाज हमारा समर्थन करता है,
जैसे इनकी खुद मांग लोग जायज है कि नहीं? अगर वो जायज है समर्थन मांग? करता है, सुनिए मैंने आपसे क्या कहा, वो हमारा समर्थन करता है। वही तो उनके पूछ रहा हूं, अंदर मांग जायज है कि विशाल नहीं? एक अगर प्रदर्शन हो रहा है, मांग जायज है कि नहीं? मांग में उनकी संवेदना, देखिए उनके मांग में संवेदना है। अरे। उनके ये विषय उनकी या तो मांग जायज है या नाजायज है। प्रश्न ये सुनिए, ऐसे मैं कैसे कह सकता हूँ? क्यों नहीं कह जिसको सकते? तय करना है वो कहेगा ना। क्यों नहीं कह ये सकते? नेशनल कमीशन, क्यों नहीं कह सकते? हम लोग एक उसका राजनीति हावी हो जाती है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के राजनीति कैसे हावी हो जाएगी? और हमें तो क्या? उल्टा सूट करेगा। अगर राजनीति ही करनी हो तो हमें तो सूट करेगा नहीं, बिल्कुल मांग है और हम इनको दे रहे हैं। तो आप नाजायज क्यों नहीं कह रहे? संविधान के हम जिस समुदाय के 40 से ज्यादा विधायक, जिस समुदाय के 40 से ज्यादा विधायक, उन्हीं समुदाय की मुख्यमंत्री। मैंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की, मैंने डायमंड ट्रेड की बात की। आप गुजरात में चले जाइए, देख लीजिए कितना मजबूत है पाटीदार समुदाय। उनमें गरीब हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, उनको मिलना चाहिए। मेरे साथ चलिए मेरे भाई, मेरे साथ चलिए। मैं पूरे अहमदाबाद गुजरात में आपको मैंने घुमाता हूं 2003 और पाटीदार 2002 के भी जो घर देखा के है। बच्चों को हाँ। जो राजस्थान आरक्षण की जरूरत है ना, वो घर पे मैं लेके जाता हूं आपको। राजस्थान के अंदर राजपूत आरक्षण को लेके कितना बड़ा आंदोलन हुआ, मैंने वो भी देखा है। मैंने 2004 के बाद ब्राह्मण आरक्षण को लेके कितना बड़ा आंदोलन हुआ, वो भी देखा है। उनकी राजनीति भी देखी है। प्रश्न ये है ही नहीं, उनकी संवेदनशीलता थी, उनमें संवेदना है कि भाई हमारे भी तो लोग हैं जो आज भुगत रहे हैं। मैं प्रश्न इसलिए वो कह रहा हूं कि हर एक में एक दर्द है, जरूर दर्द है। प्रश्न ये है कि आप संविधान की परिधि के अंदर रह के या संविधान को आप धत्ता बता, वो तो आप क्या आप इंटेलिजेंटली कानून की डिफ्लेक्ट कर परिधि रहे हैं में मेरे काम सवाल करेंगे, को आप सुधांशु। बताएंगे? देखिए यहाँ पर एक तो सेम वॉइस मुझे दिखाई दी कौन बना रहा है? सोशल मीडिया में। चिराग में आ रहा हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा। जब चिराग देश आजाद हुआ तब 10 साल तक आरक्षण देना लिखा था उसमें। चिराग में पूरा मौका दूंगा। वो आरक्षण टाइम बाउंड था, पर राजनीतिक मजबूरी, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वो लगातार बढ़ता चला गया। अब उस डिबेट में हम ना जाएं, लेकिन एक सेम वॉइस जो मुझे दिखी, अजय आलोक आपसे मुखातिब हूं मैं। इफ जाट्स, पटेल्स एंड अपवर्डली मोबाइल कम्युनिटीज want reservation, then why Brahmins, Rajputs, Bhumiyars, etc. excluded? They are real backwards today. Quote unquote. मनीष तिवारी प्रवक्ता रह चुके हैं कांग्रेस के, अब सभी मांगने लगे हैं। मैं भी एक जाट हूं और मैं जातिगत राजनीति या जाति सूचक कभी टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जाट भी मांगने लगे आरक्षण। और मैं हमेशा ऑन एयर कहा किस लिए जरूरत है? अगर हरियाणा और वेस्टर्न यूपी इतने प्रोग्रेसिव हैं, विकास में आगे बढ़ रहे हैं, तो किस लिए आरक्षण चाहिए? हाँ, उनमें गरीब लोग हैं, तो हम मूल सवाल तो भूल ही जाते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं, हम जातीय आधार पर आरक्षण में चिपके रहते हैं। अजय आलोक बुरी प्रशंसा की है आपके नेता नीतीश कुमार की, और कुर्मीज भी, पटेल अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी उनका दखल है, बिहार की राजनीति में भी है। मांग जायज है कि नहीं? पटेलों को आरक्षण मिले या नहीं? सीधा सवाल, घुमा के जवाब मत दीजिएगा आलोक। नहीं, देखिए, जहां तक बिहार यूपी की बात है, मैं आपको बड़े स्पष्ट तौर पे बताऊं कि बिहार यूपी में तो कुर्मी पहले से ओबीसी डिक्लेयर्ड है। कुर्मी का पर्याय जो पाटीदार समाज है गुजरात में, वहां पहली बार ऐसी व्यवस्था हुई कि पाटीदार समाजों को भी सब समाजों में बांट दिया गया। कोई लेवा हो गए, कोई कटवा हो गए, कोई अनजाना हो गए, जैसे आपने बताया, और एक सेक्शन को ओबीसी की कैटेगरी में दे दी। सवाल ये उठता है राजनीति का कि यहाँ पे राजनीति ये हो रही है कि 2002 ही छोड़ दीजिए, 1985 से बात करें, 85, 90, 95, बीजेपी जब से आधार में आई या पटेल वोटों में सेंधमारी शुरू हुई 1990 या 95 से, तब से पटेल समुदाय के इन दो समुदायों को कहीं ना कहीं हमेशा मैसेज देते गए कि हम आपको ओबीसी में लेंगे। और आज उसी का नतीजा है कि ये जो लॉलीपॉप दिखाने की बीजेपी की आदत है, आज उनके गले की हड्डी बन रही है। आज ये समुदाय के युवा जब बाहर निकल गए हैं और कह रहे हैं कि ये सपना आपने दिखाया, पटेल जी की तरह अपने आप को दर्शाइए, सिर्फ पटेल का नाम लेने से। अजय आलोक, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। पटेल की अब वहाँ सुधांशु मित्तल भी उंगली उठाने लगे। मैं आपकी मजबूरी ये समझते हुए कि बिहार के चुनाव सर पर हैं, राजनीति मत करिए। अजय आलोक, आप बहुत ही समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपने 90 का युग भी देखा है, मंडल पर किस तरह से खेमेबाजी हुई थी। देखिए, मैं मेरा मूल सवाल ये है, ये मांग जायज है क्या या ये ब्लैकमेल है? 2012 के चुनाव में भी ये वादा किया गया था। अजय आलोक, क्या ये मांग जायज है? 2012 के चुनाव में भी ये वादा किया गया था। ये मांग जायज है क्या? पार्टी की तरफ से ये मांग जायज है, ये ब्लैकमेल है?
किसने करा उसने था? वादा किया, उनसे पूछने नहीं, किसने नहीं, करा? नहीं, अजय आलोक, झूठ तो ना बोलिए। मैं इंडिपेंडेंटली आपसे पूछ रहा हूँ। झूठ बोल देंगे। पूछेंगे तो पाटीदार कमाल है समाजों आपका को भी। सब समाज में भागीदारी करने की जरूरत ही नहीं है। माफ करिएगा आलोक जी, राजनीति के लिए झूठ हमारी नहीं बोलना तरफ से चाहिए। पूछेंगे आपने कोट करिए। तो अच्छा, किसने पाटीदार करा था? समाज को गुजरात अच्छा, में किसने 3 करा था? भागों में 2012 विभक्त में करने किसने की करा था? जरूरत ही नहीं थी, ना ये विभक्षण होता, अजय आलोक, ना ये मांग उठती, क्या क्योंकि जरूरत नेशनल थी, था, क्या सारे नहीं हो जाते। थी? ये किसे एक मिनट सुधांशु, सुधांशु एक मिनट, कुर्मी यहाँ पे सुधांशु एक मिनट। डिवाइडेड नहीं है। अजय आलोक, किसने क्या किया, कैसे बांटा, कितना इस्तेमाल किया, बेजा इस्तेमाल था, सही इस्तेमाल था, इनको छोड़ दीजिए ना थोड़ी देर के लिए, अलग-अलग कर दीजिए। सिट्रस पेरिबस अजम्पशन, कीपिंग ऑल थिंग्स कांस्टेंट, मांग जायज है या विशुद्ध ब्लैकमेल? अजय आलोक, आज के कंटेक्स्ट में मैं सीधा ये कहूंगा कि चूंकि इस मांग का भरोसा दिया गया था रूलिंग पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, इसलिए जवाब उनको देना चाहिए कि ये मांग जायज है या नाजायज है। अगर नाजायज है तो उन्होंने आश्वासन क्यों दिया 2012 में, 2007 में, 2002 में, 1997 में क्यों दिया भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन? और ये समुदाय जब चट्टान की तरह आपके साथ खड़ा रहा है तो आप आश्वासन देने के बाद आज आप पीछे क्यों जा रहे हो? यही बात आज ये राजनीति प्ले आउट हो गई संजीव, टोटल राजनीति प्ले आउट हो रही है मूल मुद्दे पर। और मैं चिराग की बातें, एक मिनट अजय, मैं चाहूंगा कि चिराग मेरी ये बात सुने। गुजरात में इतने दिन पहले से था। ठीक है, ठीक है, मैं चाहूंगा, एक मिनट गुजरात में नौकरी मिलती है तब आप कुछ नहीं कहते हैं। अजय, आज हार्दिक पटेल जब कहते हैं कि पिछले 10 सालों में 6000 किसानों ने आत्महत्या की गुजरात में, तब आप कुछ नहीं कहते। ठीक है, ठीक है अजय, सुन लिया ना मैंने, जवाब दीजिए। ठीक है, आप मैं ये जेल में चाहूंगा दायित्व आपका बनता है। अजय, मैं चाहूंगा चिराग भी ये बात समझें जो बात मैं कह रहा हूं। मैं खुलकर कहता हूं, आप और सुधांशु नहीं कह रहे हैं। मैं इस मांग को जायज तब मानता कि पटेल समुदाय में जो गरीब नौजवान है, जिसे 2 जून की रोटी नहीं मिलती, अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, वो मेधावी है, वो ब्रिलियंट है, 90% लेकर आता है, लेकिन उसे एडमिशन नहीं मिलता, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। अगर उस गरीब पटेल नौजवान के लिए लड़ाई हो तो ये लड़ाई बिल्कुल जायज है। लेकिन यहां पर सवाल डक किया जा रहा है संजीव, राजनीति ही हावी हो रही है क्या? और चिराग पटेल कंडीशनल वे में अगर उनकी बात सही भी हो, लेकिन जिस तरह से लोगों का रेला लेकर एक मजबूत समाज अब पॉलिटिकल ट्रेडिंग पर उतर आया है। वोट चाहिए तो आरक्षण दो, नहीं दोगे तो हिला देंगे सरकार, गिरा देंगे सरकार। अब देखिए, दरअसल कोशिश ये हो रही है कि हार्दिक पटेल अपने समुदाय के साथ आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं प्रकारांतर से वो खुद को आरक्षण के कैटेगरी में लाना चाहते हैं। जो उनकी लॉजिक्स हैं उसे अगर आप सुने संदीप, तो आप पाएंगे कि उनको नाराजगी है कि आखिर हमारे जो युवा हैं उनको क्यों महरूम रखना पड़ रहा है उन चीजों से जो उन्हें मुहैया हो सकती हैं अगर वो आरक्षण के कैटेगरी में चले जाएं। तो हमें भी आरक्षण के कैटेगरी में डालिए। दरअसल वो जो बेसिक लॉजिक है आरक्षण का, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है वो सारे आंदोलन, चाहे वो जाटों के आंदोलन हो, आपको याद होगा 89 में जब सरकार गई वीपी सिंह की, उस वक्त चौधरी देवीलाल का जो स्टैंड था वो कतई ये नहीं था कि आप लागू करें आरक्षण को, कहीं ना कहीं विभेद था और इस कारण से वो सरकार टूटी थी। 10 साल कांग्रेस की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जी बिल्कुल, 79 में। हाँ। और उसके बाद से 89 में जब आया तो लगता है कि लॉजिक फेलासियस है और कहीं ना कहीं ये बात अपने आप में सही नहीं है कि जो जाति है वही आधार होनी चाहिए आरक्षण का भी, क्योंकि अगर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड बात कही जाती है तो फिर उसे कास्ट के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है? लोअर कास्ट का मतलब लोअर क्लास क्यों रखा जाता है? हार्दिक पटेल और उनके दोस्त जो हैं दरअसल वही बात कहना चाह रहे हैं और मूल रूप से चिराग पटेल यहाँ जो बैठे हैं वो बेसिकली अपनी बातों में कहीं ना कहीं आरक्षण का विरोध करते नजर आते हैं। और इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। हम नए सिरे से आरक्षण की बात क्यों नहीं करते? इंडिया को शाइन कराना है, स्टार्टअप इंडिया, शेकअप इंडिया। अगर हमें शेकअप की बात भी करनी है, हमें अपनी पुरानी सोच भी थोड़ी शेकअप नहीं करनी पड़ेगी क्या? पटेल समुदाय ने उग्र और आक्रामक तेवर अख्तियार कर रखे हैं। गुजरात में हार्दिक पटेल ने अल्टीमेटम दे दिया है वहां की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को 48 घंटे के भीतर हमें ओबीसी की श्रेणी में लाया जाए। मेरे साथ चिराग पटेल हार्दिक पटेल के सहयोगी हैं, आंदोलन से जुड़े हैं, बीजेपी के सुधांशु मित्तल, जेडीयू के अजय आलोक और मेरे सहयोगी
डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जुड़े हुए हैं। सुधांशु, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक सफाई मैं चाहूंगा चिराग से, और ये चिराग इसलिए कि देशवासी समझे भी। मैंने 2-3 बातें शुरुआत में कही कि भाई आपके 1/3 बीजेपी, सत्ताधारी बीजेपी के 125 के करीब एमएलएज में से 1/3 पटेल हैं, सूबे के मुख्यमंत्री पटेल हैं, पटेलों का दबदबा है, डायमंड ट्रेड हो, टेक्सटाइल हो, वगैरह वगैरह वगैरह। अब जो आप ये आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्या इसके पीछे एक बड़ी वजह चिराग ये भी है, और आप युवा हैं, आपको सच बोलने से कोई घबराहट नहीं होती है, एक बड़ी हकीकत क्या ये भी है कि देखिए, पहले पटेल समुदाय के नौजवानों को ही, आप जैसे लोगों की कोई ऐसी बड़ी दिलचस्पी नहीं थी हायर एजुकेशन को लेकर। सपना डॉक्टर या इंजीनियर बनने का नहीं था, सपना था अपना बिजनेस करने का। अब गुजरात में एमएसएमईज की अगर मैं बात करूं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करूं, लगभग 4,61,000 यूनिट हैं, उनमें से 48,000 सिक हो चुकी हैं। इनमें माइक्रो एंटरप्राइजेस में ज्यादातर पटेल समुदाय ही था। डायमंड ट्रेड की मैं बात करूं तो डायमंड ट्रेड में अब 10 से 20,000 लोग वो बेरोजगार हो चुके हैं सूरत में। प्लांट्स लगातार बंद होते जा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में 15 प्लांट ही बंद हो गए। मैं पूरी तस्वीर भी नहीं अभी बता रहा हूं। तो उसके बाद यकायक क्या ये रियलाइजेशन हुआ पटेल समुदाय में, आप जैसे नौजवानों में भी, कि धंधा हो नहीं रहा, वाइब्रेंट गुजरात हैजंट टेकन ऑफ, हम जाएं तो जाएं कहां, आसमान से गिरे खजूर में अटके, कम से कम सरकारी नौकरी तो मिल जाए। क्या इसीलिए अब पिछले 50-60 दिनों में आपने आंदोलन का मन बनाया, अपनी आवाज उग्र की? चिराग, आपसे है ये सवाल। हेलो हेलो चिराग, आपको आवाज आ रही है? हेलो सुधांशु, क्या मैंने हकीकत बयां की है? चिराग तक आवाज नहीं जा रही। इसमें संदीप जी जो आप जो है कट एंड ड्राई का कंक्लूजन कर रहे, ये नहीं है। क्या है, रिजर्वेशन का जिस तरह से एक राजनीतिकरण हुआ था, उससे अग्रणी समाज में भी बहुत आक्रोश पैदा हुआ कि अगर राजनीतिक कारणों से ही आरक्षण मिलना है और किस जात की पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस कितनी है, उसकी पॉलिटिकल कैपेसिटी टू मैन्यूवर और ब्लैकमेल कितनी है, तो फिर हम लोग में क्यों नहीं बने। जैसे कहा ना, मैंने तो 2003 का राजस्थान में राजपूत आरक्षण का पूरा मुद्दा देखा है, कितना उग्र रूप उसने धारण करा था। वो सामाजिक आरक्षण मंच एक बना हुआ था और उस मंच में बहुत गंभीरता से इस विषय को पर क्यों अटक जाते हैं? ब्राह्मणों का देखा। सुधांशु, आप 2003 में सुनिए तो 2003 में क्यों आप बात को में क्यों अटक जाते हैं? मैं 89-90 पर आता हूं ना, और तब आप मंडलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति के मंडलीकरण के बिल्कुल खिलाफ थे। तब मेरिट बेस्ड इंडिया की बात करते थे आप, आज क्यों नहीं करते? संदीप जी 2007 हिंदुस्तान की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ कास्ट टू पॉलिटिक्स ऑफ गवर्नेंस एक माइग्रेशन हुआ। देखिए, 90 का दशक और 2007 तक की राजनीति में हम लोग कहते थे यू डोंट कास्ट योर वोट, यू वोट योर कास्ट। ये भी एक सत्यता थी। कास्ट डोमिनेट करती थी हिंदुस्तान की राजनीति को, लेकिन कास्ट का इतने बड़े 15 साल के वर्चस्व के बाद लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, अब राजनीति को इसके आगे जाना पड़ेगा, अब आपको विकास देखना पड़ेगा, आपको सुशासन देखना पड़ेगा, आपको ये। तो देखिए, एक ट्रांजिशन होता है किसी भी सभ्य समाज का, किसी भी देश की राजनीति का एक ट्रांजिशन होता है। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का कोई ट्रांजिशन, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का भी ट्रांजिशन। हम लोग विषय से भ्रमित हो जाएंगे, हम लोग विषय से भटक जाएंगे। एक गंभीर विषय को, नहीं, गंभीर विषय की बात कर रहा हूं। एक नहीं, तो उस गंभीरता से बात करिए। आज मैं अब आना चाहता हूं, अभी आपने अजय आलोक जी की बात सुनी। हाँ, अजय आलोक जी किसने 2012 में आपने कहा कि साहब वायदा करा गया था। देखिए, आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के जब एक कथन देते हैं तो कथन तथ्य के साथ देना चाहिए, हवाबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी मैं इससे पहले अली अनवर साहब का सुन रहा था,
बहुत वो जो है बधाई दे रहे थे कि भाई हाँ हार्दिक साहब को बधाई है और ये वो है, और उन्होंने तो बिल्कुल कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट कौन होता है और संविधान क्या होता है, उनकी मांग जायज है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात करी अली अनवर साहब, मैं ऐसे ही आलोक जी से भी कहता हूँ बहुत अच्छी बात करी। आपके यहाँ आप क्यों नहीं जो है अगड़ियों को आरक्षण दे देते, क्यों नहीं आप जो है भूमिहर को आरक्षण देते, क्यों नहीं आप वहां पे जो है राजपूतों को देते, क्यों नहीं ब्राह्मणों को देते। राजनीति करनी है तो राजनीति में कम से कम उत्तरदायित्व अपना समझिए। नहीं देखिए, आप अभी भी मुझे बताते बताते आप विषयांतर हो गए। सर देखिए, ये सर्मनाइजिंग तो मैं पूरी सुन सकता हूँ, पूरी रात बीत जाएगी सर्मनाइजिंग में। मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ, हम पॉइंट ब्लैंक बात हकीकत एक सुन लीजिए, बस एक शब्द में संदीप जी। हाँ। संदीप जी, एक हकीकत की आपने बात कही, दो चीज समझ लीजिए। हाँ। एक, इसके पीछे आरक्षण के पीछे उद्देश्य क्या था और आरक्षण कैसे डिजेनरेट कर गया ये भी समझना पड़ेगा। वो तो जानता है, पूरा देश जानता है सर, उसको समझाने की जरूरत नहीं। सुनिए, मुद्दे पर आते हैं सुधांशु जी, माफी के साथ, सुधांशु जी माफी के साथ, और 3 लोग हैं मेरे अच्छे साथ। परिणाम दिए। सर मेरी बात सुनिए, आप समझेंगे, शायद अग्री भी करेंगे। अजय आलोक मतलब ऐसे चलने लगा ना कि अब पटेल हैं, पहले जाट थे हरियाणा में, फिर कोई भूमियार उठ खड़े होंगे आप ही के प्रदेश में। हकीकत तो अजय आलोक ये है, इस देश में हर समुदाय में, हर जाति में गरीब भी हैं, पिछड़े हुए भी हैं, 2 जून की रोटी के लिए तरसने वाले भी हैं, मेधावी छात्र भी हैं जो अच्छे कॉलेजों में नहीं जा सकते, ऐसे लोग हैं जो 90% नंबर लेते हैं लेकिन 40% वाला उनकी जगह ले लेता है। फिर तो इस देश में सभी को आरक्षण दे दो कि भाई इतने फीसदी ये लोग हैं, लो जी 2% आपका, 1% आपका, 4% आपका, 10% आपका, टुकड़ों में बांट दो देश को। सिलसिला कहां थमेगा अजय आलोक? जब तक प्लेन स्पीक नहीं होगा, कड़वी घुट्टी पीने को तैयार नहीं होंगे हम। बिल्कुल सही कहा आपने संदीप जी। मैं आपको बल्कि 2002 का बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद होते थे माननीय गांधी आजाद, अब नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए। उन्होंने राज्यसभा में सीधे खुलेआम कहा था, क्यों आरक्षण की लड़ाई कर रहे हो, सारों को आरक्षण दे दो। हाँ। जिसकी जितनी संख्या भारी, हाँ, सबको दे दो भैया, सारों को बात आरक्षण खत्म। दे दो। तो उस वक्त कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो पीछे हट गई। हाँ। आज आप ये बताइए मुझे, आज आप ये बताइए, ये पूरे आरक्षण की लड़ाई के विरोध की मुहिम सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। बिल्कुल उठाई। आप ये कह रहे हैं सुधांशु जी की अजय आलोक जी बोल रहे हैं कि हमने कब बोला। चिमन भाई पटेल जब गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे कांग्रेस के, चिमन भाई पटेल को हटाने के लिए सबसे पहला नारा जाके पटेलों के बीच में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने लगाया था। क्या ये बात किसी को छुपी हुई है? सच्चाई है, वो बोल रहा हूँ। आप पटेलों के समर्थक बन गए, तब आप बताइए ना 2012 की लगाई हुई है, आपने देश में आग लगाई है, गुजरात में भी आग पहले लगा के आए, और आज आपका किया हुआ अगर आपके सर पे बैठ रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, तो इसमें हम ब्लेम करके क्या मिलेगा? ये तो सीधा कह रहे हैं ना कि अगर हमें आरक्षण नहीं दोगे तो हम कमल नहीं खिलने देंगे। तो समस्या तो आपकी है। आप बताइए, आपने खिलाया है, जब खिलाया है तो उसका भुगतान कीजिए। देखिए, और जहां तक यूपी बिहार की बात कर रहे हैं तो यूपी बिहार में तो कोई ओबीसी है ही, दिक्कत क्या है? जहां तक आपने बात की भूमिहार और राजपूतों की, मैं आपको बता दूं, बिहार पहला राज्य है जिसने सवर्ण आयोग का गठन किया, और सवर्ण आयोग की रिकमेंडेशन है कि आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण दिया जाए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी राज्यों में लागू हुआ? एक मिनट, अभी एक सवाल का मैं जवाब ले लूं। करते नहीं है अजय, और जहां जो भी जिसको सूट करता है वैसे वादे कर देंगे। चलिए अजय, कम से कम आप 7 पॉइंट से बात कर रहे हैं। अजय, एक सवाल मैं सुधांशु मित्तल से पूछ रहा हूं। सुधांशु मित्तल साहब, टाइम आउट सर, आपसे सीधा डायरेक्ट सवाल। जाटों के आरक्षण को कोर्ट ने खारिज कर दिया, आप दबाव में आकर क्यूरेटिव पिटीशन के लिए तैयार हो गए। ये वही बीजेपी है क्या? मैंने आपने थोड़ा सा एतराज दर्ज कराया, जाहिर किया कि नहीं ट्रांजिशन पर विचारधारा की बात क्यों करने लगी। मेरिट बेस्ड इंडिया की बात करने वाली बीजेपी बदल गई है क्या? राजनीतिक नफे नुकसान के हिसाब से आरक्षण के मुद्दे को देख रहे हैं। आज आप साफ गोई से बात करने को तैयार नहीं। देखिए, आरक्षण इसमें भी कोई शक है क्या? आप मुझे बोलने देंगे तो मैं साफ गोई से बात करूंगा। जी। अब आप बोलने ही नहीं देंगे तो साफ गोई से क्या बात करूंगा? ठीक है। हाँ।
आप अजय आलोक जी से ये पूछने को तैयार नहीं है कि किसने कहा था, ये झूठ बोल रहे हैं नेशनल चैनल पे, कोई इनसे जवाबदारी नहीं करा। सुनिए, भाजपा कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं थी। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। और अच्छा, बोलने दीजिए अजय, सुधांशु को बोलने दीजिए। हार्दिक पटेल जी का भाषण सुनाओ, उसमें भी देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। एक मिनट बोलने दीजिए आप उनको। लगाना अलग बात है, कुछ भी बोलते सरदार रहेंगे। पटेल जैसा करके दिखाना अलग बात है कि जो कहते हो वो करो। झूठ पकड़ा ये गया, मेरे तो शब्द नहीं मुझे बोलने है, नहीं ये देना। हार्दिक पटेल जी के शब्द है। आपको क्यों मुझे चुप रहे बोलने हैं? दीजिए। अच्छा, सुधांशु बोलिए। पकड़ा गया, आपने कह रहे हैं, आप लोगों ने वादा किया, एक बार नहीं किया, 2012 में नहीं किया कि इस बार आएंगे तो ओबीसी में शामिल हार्दिक कराएंगे। पटेल ने इल्जाम लगाया था, एनसीबीसी में पहली रिकमेंडेशन किसने दी कि लेबर पटेलों को ओबीसी में शामिल किया जाए? जरा इसका जवाब दीजिए। अच्छा, सुधांशु मित्तल को बोलने दीजिएगा अभी। सिर्फ सुधांशु मित्तल स्क्रीन पे, सिर्फ सुधांशु मित्तल स्क्रीन पे, सुधांशु मित्तल को बोलने दीजिए। शामिल किया जाए। क्या वो शंकर सिंह वगैरह नहीं थे? उसके बाद केशुभाई पटेल नहीं थे? सुधांशु जी बोलिए। अब देखिए, अब आप इनकी बात सुन लीजिए। अच्छा, सीधी सी बात है, भाजपा ने तो कहा अग्रणी जातियों में आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जो प्रश्न अभी आपने उठाया, हमने तो कहा उस बात को। आरक्षण का विषय एक ऐसा है जिसमें जब तक संवैधानिक आप संशोधन नहीं करते तब तक ये नहीं हो सकता। नहीं, अब वो संविधान की बातों में मत जाइए। अब सुधांशु एक और सवाल पूछ लेता हूं, वक्त बहुत कम है तो थोड़ा रैपिड फायर कर लेते हैं, क्योंकि संजीव त्रिवेदी को मैंने वक्त नहीं दिया, चिराग को भी। 146 समुदाय को ओबीसी में शुमार किया गया है, 27.5% आरक्षण है, पटेलों को 147वां बना दो, उसमें कौन सी संवैधानिक बाध्यता है? उसमें सरकार की भूमिका नहीं है। क्यों नहीं समझ रहे भाई? सरकार की भूमिका नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर सरकार पहल कर ले, एक भरोसा दे दे, एक भरोसा दे दे। लाएंगे, हम तो भेज देंगे। ठीक है, चिराग से पूछ लेता हूँ ये सवाल, चिराग से पूछ लेता हूँ। एक मिनट क्योंकि वक्त कम है, दिक्कत नहीं है, वक्त कम है। चिराग से मेरा कनेक्शन कट गया था। आवेदन को चिराग कमीशन के सामने भेजने ठीक है। चिराग, यहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि अगर फर्ज कीजिए कल आनंदीबेन पटेल ये कहती है कि मेरे हाथ में नहीं है 147वां समुदाय पटेल समुदाय को बना दूं ओबीसी में, लेकिन मैं ये सिफारिश एनसीबीसी बैकवर्ड कमीशन के पास भेजने को तैयार हूं, आप अपना आंदोलन वापस ले लेंगे क्या? संविधान किसने बनाया है? आदमी ने तो बनाया है। 1950 में संविधान बनने के बाद कितने बार उसमें फेरफार किए हैं। गुजरात में आप देख लो कि गौचर की जमीन बेची नहीं जाती है, संविधान में लिखा है। तो आज गौचर की जमीन के कितने बांधकाम हो गए हैं, कितने बिल्डरों के बड़े बड़े फ्लैट बन गए हैं। तो संविधान के बदलाव तो आप कर रहे हैं, तो पूरे समुदाय के लिए जो बदलाव करना है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो मतलब क्या बदलाव चाहते हैं? अच्छा, आप उन 146 के बाद 147वां समुदाय बनना चाहते हैं ना ओबीसी में, या इससे अलग कुछ डिमांड है आपकी? हाँ, हम तो समरस भारत चाहते हैं। समरस भारत चाहते हैं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, ऐसा भारत चाहते हैं, महान भारत चाहते हैं। इसलिए तो हम भी ओबीसी में चले जाए, फिर कोई ऊंच नीच नहीं, सब साथ मिलकर रहेंगे, सब साथ में खाना खाएंगे। तो यही तो कह रहे हैं यहाँ पर सुधांशु मित्तल कि वो अख्तियार, वो काम मुख्यमंत्री का नहीं है। ये काम तो बैकवर्ड कमीशन को करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ज्यादा से ज्यादा सलाह दे सकती है उनको, आपको जाके ज्ञापन देना होगा, जो आपने दिया नहीं। मैंने ये शुरू में आपसे सवाल पूछा था। जब जरूरत पड़ती है तब संविधान में बदलाव तो करते हैं। हाँ। ये राजनीति लोग अच्छा, क्या बदलाव करना है के लिए आप ये तो बताओ। संविधान का ये अनुच्छेद काटिए, ये संविधान में बदलाव अनुच्छेद ठीक करिए। क्या संविधान में बदलाव करना है ये तो बताइए ना। संविधान में लिखा है कि भारत का हर संविधान की बात करें, संविधान को बताइए। समान हक है, सबको पता है। भारत में हर नागरिक का समान हक है। बहुत देर से आप भाषण दे रहे लिखा है, हैं। आप ये बताइए क्या अनुच्छेद में क्या संशोधन होना है? बताइए चिराग, सारा देश सुन रहा है। क्या लिखा है संविधान में कि कोई राष्ट्रपति हो, राज्यों में पिछड़ी राष्ट्रपति हो या गरीब का बच्चा हो, सबका समान अधिकार है भारत में। तो फिर ये आरक्षण कहाँ से आ गया? होगा। चलिए सुधांशु, आपने पॉइंटेड सवाल पूछा, जवाब नहीं मिल रहा है। देखिए अब वक्त खत्म हो गया है। ये पोस्चरिंग है क्या? यहाँ पर पॉइंटेड सवाल पूछा गया है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई 3:30 बजे अगर किसी की फांसी को लेकर मुख्य न्यायाधीश या एक बेंच बैठ सकती है तो हमारी बात की सुनवाई क्यों नहीं?
लेकिन पॉइंटेड सवाल का जवाब नहीं मिला है। ये पोस्चरिंग हो रही है। क्या एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। देखिए लॉजिक उसका बात नहीं हो रही है। हार्दिक पटेल या चिराग पटेल जो बात कर रहे हैं वो भावनाओं की हो रही है। और लक्ष्य भी देख लीजिए, सिर्फ ये नहीं है कि हमें आरक्षण चाहिए, आप आरक्षण नहीं देते हैं तो 2017 में हम आपको उखाड़ फेंकेंगे। मतलब ये है कि कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना है। दरअसल सत्ता परिवर्तन की एक मुहिम चालू हुई है गुजरात में, और यही सबसे अहम होगा देखना कि आखिरकार नरेंद्र मोदी इस मुहिम से डील कैसे करते हैं। और इसी कारण से आलोक कुमार जो हमारे साथ बैठे हुए हैं आज हार्दिक पटेल को हार्दिक बधाइयां दे रहे हैं या उनके सहयोगी दे रहे हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी जो मुहिम है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल। और आने वाला वक्त इस बात की गवाही देगा, ये 89-90 वाला वक्त रिविजिट करेंगे, सरकार डटी रहेगी, संविधान की जो हमारी भावना है और संविधान जो